जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का ये पेपर है। और आज इस पेपर में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास और मध्य और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चनों को। इससे पहले के हम लोगों ने 2020 18 और के पेपर देख चुके हैं। आज हम 17 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सूचना मिलती रहे, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। तो अगन्य शब्द का जो किसके लिए संदर्भित है? तो पुजारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, गायों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। तो आंसर बनेगा कौन सा? आंसर बनेगा ये, गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग होता है। अगन्य मतलब न मारे जाने वाली। और प्राचीन ये क्या होता है? वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इसके लिए क्या किए जाते थे? युद्ध भी किए जाते थे। तो अगन्य शब्द का अर्थ होता है न मारने वाली। ठीक, गाय शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो पहला में दिया गया है सूची 1 और दूसरे में सूची 2 दिए गए हैं। तो इसको देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? गंधार का हो जाएगा कौन सा? गंधार का मेल खा जाएगा आपका गंधार का कुषाण से। ओके, तो 1 का तीसरा चला जाएगा। और जूनागढ़ शिलालेख तो बी का 4, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, और मिलिंद पनो ये क्या हो जाएगा? मिनेंडर हो जाएगा। ओके, सी का 1 हो जाएगा। और तक्षशिला पतिक हो जाएगा। ठीक, 2। तो इस तरह से आपका सुमेलित हो गया। ए का 3 और बी का 4 और सी का 1, डी का 2। इस तरह से आंसर बनेगा। आइए देखते हैं मिलान को। तो इसमें आपका जो मिलान होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तो मिलान की अगर बात की जाएगी तो आपका मिलान कौन सा सही हो जाएगा? आपका मिलान बनेगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का 3 क्या है? कुषाण, और कुषाण दिया है। और बी का जूनागढ़ रुद्रदामन का बी का 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा, बी का 4 आ रहा। तो इस तरह से 2 अगर सुमेलित हो गए, बाकी आप सुमेलित कर लीजिएगा। ठीक, टाइम बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। सूची एक सूची में दिया गया है तीर्थंकर और दूसरे में दिए गए उनकी प्रतिमाएं के लक्षण क्या हैं। तो आइए देखते हैं। तो आदिनाथ की बात की जाएगी तो आदिनाथ का क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह। आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ। ओके, वृषभ। ए का 1, बी का मल्लिनाथ किससे जाएंगे? तो मल्लिनाथ जाएंगे जल कमल से, बी का 4। पारसनाथ की बात की जाए तो पारसनाथ का हो जाएगा सर्प। याद रखिएगा, सी का 3। सर्प पा है इसमें और पा है उसमें, तो पारसनाथ से ऐसे आप याद कर सकते हैं। संभवनाथ की बात की जाएगा अश्व से। ओके, तो डी का 2 हो जाएगा अश्व। और ये आइए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा सही बनेगा? तो आंसर आपको बन जाएगा कौन सा? आंसर बनेगा आपका सही ए। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ओके, 1 का पहला और बी का 4। ठीक, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत आपका आभार होगा। गुरु जब किसी को कुछ ले रहे हैं तो आपको देने का भी कर्तव्य है। तो आपसे कुछ रिक्वेस्ट मांगता हूँ, एक लाइक कर दीजिएगा बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है तो सही पर गोला खींच लीजिएगा। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं और बी नंबर दिए गए हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। सी दिया गया ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। यह अभिलेख ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये अभिलेख ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के नहीं है। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी के जितने भी हैं ये सब के सब ऑप्शन आपके सही हैं। बराबर की जो पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक जो है ये गौतम बुद्ध का शिष्य था। ठीक, और इसी ने एक नया धर्म चलाया था, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, जीवक जिसका नाम था। ओके, ये आम्रपाली का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य जनपद कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर बन जाएगा बी। मत्स्य जनपद जो है वो राजस्थान में स्थित था। एक वर्तमान राजस्थान, अलवार वाला क्षेत्र, अलवार तथा भरतपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक विस्तृत था। तो कौन सा? अलवार और भरतपुर, ये भरतपुर हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र स्थित था। ऋग्वेद में मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख भी कहाँ है? मत्स्य महाजनपद का, तो ऋग्वेद में भी है। ओके, और यहाँ के निवासी को सुदास का शत्रु बताया गया है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। इसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी भी याद कर लीजिए, विराट नगर। ओके, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार थी? हल की संख्या, गल्ला बख्शी, कनकूट या जब्त? तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है? अकबर के शासनकाल में दक्कन में कौन सी पद्धति भू राजस्व वसूली के लिए प्रचलित थी? तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा? बी। कौन सा आंसर बनेगा? बी, अर्थात हल की संख्या। ठीक, भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था अकबर के शासनकाल में ही। अगर जब्ती की बात की जाए तो जब्ती की जो प्रारंभ है वो अकबर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। ओके, और भू राजस्व का निर्धारण करने के दस्तूर उल अलम नामक यंत्र का तैयार किया गया था। और इसके बाद अगर बात की जाए, अकबर ने 1580 में आईन-ए-दासल्ला नामक पद्धति भी चलाई है। ठीक, कब? 1580 में। उस पद्धति का नाम है आईन-ए-दासल्ला नामक पद्धति को भी इसने चलाया था, जिस पद्धति को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, आईन-ए-दासल्ला को। और अगर बात की जाए आईन-ए-दासल्ला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शीद कुली खां ने लागू किया था। ठीक, मुर्शीद कुली खां जो बंगाल का नवाब था। ओके, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो कौन जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा कर रहा है? तो भारत की यात्रा कर रहा है फादर एंथोनी मॉन्सरेट। ठीक, मॉन्सरेट। ओके, ये और इसी ने क्या किया था? जहांगीर को शिक्षा भी प्रदान की है, मॉन्सरेट। ओके, इंग्लिश की शिक्षा प्रदान की थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? ओके, जौनपुर। तो जौनपुर का जो अंतिम शासक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। तो जौनपुर का जो अंतिम शासक है वो हुसैन शाह हो जाएगा। ओके, कौन सा? हुसैन शाह। जौनपुर की जो स्थापना है मलिक सरवर ने की थी, मलिक सरवर। ठीक, संस्थापक इसका कौन है? तो उसका नाम है मलिक सरवर, मलिक सरवर। ये सब के सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मलिक सरवर ने की थी। और जौनपुर को क्या होता है, सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सिराज हिंद, सिराज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो 1303 की बात की जाए तो 1303 अलाउद्दीन खिलजी आएगा, और कौन आ सकता है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। काकतीय शासकों ने रुद्रदामन द्वितीय की सेना को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को पराजित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी सबसे जो प्रसिद्ध हुई हैं शासिका रुद्रमा देवी, वो यहीं की शासिका थी, रुद्रमा देवी। ओके, इसकी जो राजधानी की अगर बात की जाए, गणपति ने इसकी जो राजधानी वारंगल में स्थापित की। काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? वारंगल, याद रखेंगे, वारंगल, ये काकतीय वंश की राजधानी थी। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ऑप्शन दिए गए हैं 4। M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर बन जाएगा, कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा ये M.A. जिन्ना। आंसर नंबर ए, कौन सा सही हो जाए? ये M.N. जिन्ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो सुमेलित का है। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, कारण आ रहे धन के निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका जो आंसर बनेगा, कौन सा बन जाएगा? तो आंसर बनेगा आपका डी नंबर। आइए इसमें देखते हैं कूट को। तो कूट दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है, और बी दिया गया है ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर दिया गया है सी, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी दिया गया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये आंसर नंबर आपका डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं पर गोला खींच लीजिएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो इसमें से आपके दिए हैं हेक्टर मोनरो, बक्सर युद्ध सही हो जाएगा। बक्सर युद्ध की अगर बात की जाए तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक, 1764 मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 से 1600 के बीच में, 1814 से 1616 तक। ओके, उसके बाद लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हो जाएगा? तो 99 में हो जाएगा, 1799 में हुआ था। ओके, इनको सब याद कर लीजिएगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो यही आपका सही
नहीं है। ठीक, 1 मिनट। यही क्या है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ये जो किसके समय हुआ था? तो वैसे तो ये सबके सब क्या हैं, सबके सब सही हैं, तृतीय आंग्ल कॉर्नवालिस। ठीक, तो ये सबके सब क्या हैं, सही हैं। ओके, ठीक, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, बाकी सही हुई, नीचे वाला नहीं सही है तो देख लीजिएगा थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये स्टेटमेंट किसका था? आइए देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो यह स्टेटमेंट भी आयोग ने क्या किया है, इसको किसी को नहीं माना है, ये विवादित है। ठीक, आइए, वैसे तो ये जो स्टेटमेंट है वो मैकाले का दिया है, ठीक, लेकिन आयोग ने इस पर किसी को सही नहीं माना है। ओके, तो ये विवादित क्वेश्चन है, ये ऐसे लेक्चरर का ध्यान रखेंगे, हो सकता है फिर रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो नहीं वाले पे गोला रखेंगे क्योंकि कभी कभी सही में चले जाते हैं। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं? पावना विद्रोह की अगर बात की जाए तो पावना विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 73 में। कब हुआ था? ये सुमेलित है। किस में हुआ था? तो ये आपका क्या है, 1873 में। दक्कन विद्रोह की बात की जाए तो दक्कन विद्रोह 75 में हुआ था। फिर सन्यासी विद्रोह की बात की जाए, सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था? 1 मिनट। सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह ये 94 में हुआ था। और कोल विद्रोह की बात की जाए तो कोल विद्रोह 70 में हुआ था। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो आपका सही कौन सा नहीं है? दक्कन विद्रोह, ये आपका सही नहीं है। तो दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 75 और 89 में। ओके, तो दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 75 और 89 में, महाराष्ट्र में हुआ था। यही आपका सही नहीं है, 75 और 79 में हुआ था। ठीक, 79 में, ये 79 में हुआ था। ठीक, यही आपका सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में के जूरी अधिवेशन का घोर विरोध किया था? जूरी अधिवेशन की अगर बात की जाए तो जूरी अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो जूरी अधिवेशन का विरोध 1826 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। जूरी बिल है क्या? इसके अनुसार हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के मुकदमे में जूरी तो हो सकते थे, किंतु ईसाइयों के मामले में उन्हें अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए धर्म के आधार पर हुए विभेद का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कोचीन, अहमदाबाद या उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। तो ये सही हो जाएगा डी नंबर। और डी नंबर ये, अर्थात जो डचों के जो व्यापारी थे वो नागपट्टनम में भी थे, चिंसुरा में थे, मछलीपट्टनम में भी थे, और सूरत में, बड़ौच में, आगरा में, कोची में, अहमदाबाद में, सब कहीं पर इसके व्यापारिक अड्डे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल सार्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी बनेगा। कौन सा? आंसर नंबर डी, 1905 में। ठीक, सार्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इसी को क्या कहता है? भारत सेवा मंडल, 1905 याद रखेंगे।
किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा बेटा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? आइए देखते हैं इसका आंसर। कहाँ? मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना 1942 में की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक, समझ में आया? समानांतर सरकार बोला जाता है इसको। किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था। ठीक, क्या नाम है? चित्तू पांडे। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चित्तू पांडे। ओके, चित्तू पांडे। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिदनापुर में नहीं, बलिया में चित्तू पांडे ने किया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक, बलिया में चित्तू पांडे ने किया था। ठीक, ये समानांतर सरकार की जो क्या हुआ था मिदनापुर में। मिदनापुर में, ये मिदनापुर जो तालुका है ये बंगाल का ही है। ठीक, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बलिया जिला है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्त के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.C. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की? कौन सा ऐसा अधिनियम था जो जिसकी चर्चा पूरे संसार में हुई? तो इस मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बन जाएगा कौन सा? सी, अर्थात मेरठ संयंत्र मुकदमा। मेरठ संयंत्र मुकदमा केस कब आया था? 1929-33 के बीच चला था। ठीक, डेट याद रखेंगे, 1929 से 33। ठीक, बीच चला था, है ना। और यह किसमें? 33 श्रमिकों से संबंधित राजद्रोह लगाया गया था। जो 33 जो श्रमिक हैं उन पर राजद्रोह लगाया गया था, इसलिए इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं की सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसमें क्या दिया गया है? कूट कालानुक्रम करना है, तो पहले कौन कौन से हो जाएंगे? ओके, रॉलेट एक्ट। आइए सबका पोस्ट मास्टर में क्या करते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो अगर बात की जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगा? पहले चंपारण सत्याग्रह कब है? तो चंपारण की बात की जाए 1917 हो जाएगा, 1917 में। किसान आंदोलन 18 में, सब 1918 में। और अहमदाबाद हो जाएगा कब? अहमदाबाद हो जाएगा आपका 18 में, ये भी हो जाएगा 18 में। तो इस तरह से 17, 18 और रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था ना, क्यों? इसीलिए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919। ठीक, तो इसमें से आप कालानुक्रम को सुमेलित कर लीजिए, 18 फिर 17। तो 17 पहले होगा, पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, वो फर्स्ट होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा कोर्स सही हो जाएगा। तो आपका कोर्स बनेगा कौन सा? एक, पहले दूसरा, ठीक, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।